राइट। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा वो करना चाहते हैं तो आप उनसे बात करें। हम उनके पास गए तो मुझे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा भाई हम बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और ओवरसीज के पाकिस्तानी के वोट के इस कनेक्शन में जो कि इमरान कह रहे हैं, मुल्क के मुजव्वजा कानून के तहत तो उनके पास हक है, वो अपने वोट को पोस्टल बैलेट या पाकिस्तान में आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि उनके वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशंस, जो कि इम्पॉसिबल है, इनके पास उसका कोई डिजाइन नहीं है, ये इक्वेशन चेंज करना चाहते हैं, वो एरियाज जहां से एक्सपर्ट्स एक बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर बैठे हैं, लोकल वोटिंग जो लोग अपना वो वोट का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो ये टोटल उसकी इक्वेशन को चेंज, तो वी वांट टू से दैट कि इसके साथ हमने नहीं चलना। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को सारी डिटेल बताई, उन्होंने कहा आप राब्ता करें। हमने राब्ता किया तो 12 अफराद के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन कौमी असम्बली के अफराद के साथ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 12 अफराद, 12 के 12 ने यक जुबान ये कहा कि जी ठीक है, हमें इमरान से कोई इंटरेस्ट नहीं, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुईशत का दिवालिया कर दिया है, सतह गुर्बत से मुल्क को बिल्कुल उतार के नीचे फेंक दिया है, IMF के साथ किए गए मुआहदों के ऊपर ये चीट कर रहे हैं, हमें पता है कि इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग अवामी नुमाइंदे हैं, हम चीजों को समझते हैं। बेरोजगारी इंतहा की है, इस वक्त मुल्क के अंदर एक हैजान की कैफियत है, और यह स्वाय अपनी पॉपुलैरिटी के सर्ज के किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। हमें सिर्फ एक फिक्र है कि अगर हम फैसला कर लें कि आपके साथ जाएंगे, तो हमें किसी अदारे की तरफ से स्पेसिफिकली मीनिंग बाय कि ISI के उस वक्त के जो सरबराह है वो ना हमें कहीं रोक दे। मैंने कहा तो बड़ी सिंपल बात है, आई कैन पब्लिकली क्लेम दैट आई नो हिम। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं जाके बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि सर इनफ इज इनफ। 4 साल तक आपने इनको चाहे मॉरल सपोर्ट ही दी, आपने इनको चलवाया। ये अलायंस इनके अलायंस नहीं थे। इमरान की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन अगर MQM साथ खड़ी थी तो MQM किस वजूद के साथ साथ खड़ी थी? उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और जब MQM ने फैसला कर लिया बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी कि वो आपसे पीछे हटेंगे, तो आप कहते हैं ये साजिश है। आपके साथ बाप वाले से, आपके साथ बलोचिस्तान पार्टी वाले आपके साथ खड़े थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी हुकूमत गिरेगी जब वो आपकी हिमायत छोड़ेंगे। आपके पास तो अपनी जमात के मतलूबा नंबर ही नहीं है, आपके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, आपके पास तो आप यू आर नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आप है ही नहीं। तो आपके पास जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP बेंगल, ये लोग आपके साथ ना हो और वो 14 वोट्स उनके आपके साथ ना हो, तो आपकी हुकूमत कायम नहीं रहती। तो ये इक्वेशन PDM ने समझी, PDM ने इन जमातों के साथ राब्ता किया, तय पा गया कि वो लोग जो इनके साथ खुद इनकी जमात को छोड़ना चाहते, एक तरफ तो ये अपनी कोशिशें कर रहे थे जो लोगों को लियोर करके, वो भी आपने ऑडियो लीक्स में सुना कि किस तरह की गुफ्तगू थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े तौर पे फैसला कर लिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। इसकी मैं आपको शहादत दे सकता हूं। इसने उनको गद्दारी का ताना कब दिया? जब इसने कहा कि मेरी मदद करें इन पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना इन पॉलिटिकल पार्टीज पे, आपकी हुकूमत बन रही थी, एज लॉन्ग एज यू वर द गवर्नमेंट वी सपोर्टेड यू टू द बेस्ट। जो हमें हमारा आईनी किरदार होना चाहिए था, हमने अदा किया। आज अगर आप ये कहें कि इसको हुकूमत को गिरने से रोकने के लिए हमारी हमायत करें या हमारे MNAs को आप जाकर रोकें, तो वी आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, ये साहब बाहर निकल आए, पहले इन्होंने वो साइफर का खत का बहाना एक तहरीर किया, वो कासिम सूरी के हाथ में दिया, कासिम सूरी ने उसको एक रूलिंग बना के दिया, उस रूलिंग की सूरत में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब यहां से वो कहानी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, मैं आपका हाफजा सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, मैं कोई बात ऐसी नहीं जो कि फैक्ट से बाहर हो, अजम्पटिव हो या मेरा सियासी बयानिया हो, नो, मैं सिर्फ हकाइक आपके सामने रख रहा हूं। तो वो जब जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, तो फैसला तो ये होना था ना कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी है। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है तो उसके ऊपर बेस्ड सदर मुमलिकत का फैसला बिल्कुल गैर आईनी होगा और असेंबली बहाल होगी।
असेंबली बहाल हो गई, उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया गया, यूनानिमस फैसला था, एक जज का बीच में डिसेंट था टू वन सर्टेन पॉइंट, लेकिन पांचों ने असेंबली की बहाली को कहा कि यह असेंबली गलत तोड़ी गई है और यह साइफर बेबुनियाद है। जब ये दो सनद जारी हो जाते हैं, एक वो जो उनकी मीटिंग के अहवाल बाहर आते, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे के सरबराह ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जिसमें साजिश का एलिमेंट हो नहीं मौजूद। फिर DGISPR आके स्टेटमेंट दे रहे कि कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कंटेंट के साथ जो कि आपने कासिम सूरी को दिया, सिक्योरिटी कमेटी उस पूरे कंटेंट के साथ जो डिटेल्स उनके साथ हैं वो एक बात कह रही है, लेकिन ये आदमी ये अपने आप को एक बिल्कुल हर चीज से बालातर समझ के एक झूठ पर मबनी बयानियां लेकर इन दो वाकयात के बाद भी इसके अंदर इस हद तक अपनी इस बात के ऊपर ढिठाई पर ये कायम रहा कि ये पब्लिकली साइफर 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 करता रहा। आज कहां है साइफर? वेयर इज इट? आज कहां है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले, इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहता है कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहर कातिल होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इस पूरे निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे के लिए। क्योंकि वी नो दैट कि ये बिल्कुल हमने कोई बात अपने तौर पर ये नहीं, हमें एक अवामी अंदाज में एक चीज का एहसास था। ठीक है, आपने ये फॉरेन फंडिंग्स के अरबों रुपए के फ्रॉड के साथ एक सोशल मीडिया पे आपने एक अपना कल्ट क्रिएट करके एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, राइट, बट दैट कुड बी सीन। ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर NRO की बुनियाद पर कोई गद्दारी है, अगर NRO किसी गद्दारी की बुनियाद बन सकता है, तो उसकी बुनियादी पहले सवाल वो जवाब दें कि वो NRO जो जनरल बाजवा ने एक्चुअली दिया, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तब सबको पता था। आपके पास जो सवाल लोगों से पूछते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स, तो हमने बड़ा बारहा, मैंने 20 टॉक शोज पर, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, 20 जजेस के साथ, जूरिस्ट के साथ, मैंने उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा कि सर मुझे दुनिया की कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी की जुरिस्डिक्शन बताएं कि जब एक कानून मौजूद ना हो कि आपने ये चीज डिक्लेयर करनी है और बाद में आप कोई 10-15 साल के बाद वो कानून मुरतब कर लें कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, तो जो उससे पहले के, जो उस कानून के बनने से पहले के नॉन डिक्लेरेशंस हैं, वो किस तरह से जुर्म ठहरेंगे। तो आपकी तो जो बनी गाला की परचेज थी जमाइमा एंड कंपनी के साथ, तो वो तो आपकी डिक्लेरेटरी रिजीम के अंदर थी। वेयर वाज दैट डिक्लेरेशन? क्या आपको बीवी का गिफ्ट मिला था? तो कैसे मिला था और कैसे वो फैसला आपके हक में आया? कानून के मुताबिक तो सारी दुनिया को पता था क्या होना है। तो फिर अगर NRO था तो एक ही जनरल बाजवा ने NRO दिया। ये कैसा NRO है जो आप अलेज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ 150 से ज्यादा पेशियां भुगते, ये जनरल बाजवा का NRO है। उनका बेटा 4 साल मुल्क बदल रहे, किस जुर्म की सजा में? कि उसने अपना कारोबार क्यों किया? क्या यह NRO था? मरियम नवाज शरीफ बाप के सामने जेल में बंद कर दी जाए, यह NRO है?
मियां नवाज शरीफ अपनी अलील अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाए कि मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात को फेस करूंगा और 200 से ज्यादा तारीखें जाकर अदालतों में भुगते बेबुनियाद मुकदमात की, झूठ की, अगर उनको रिलीफ मिले और झूठे मुकदमात के खात्मे का वक्त हो तो यह एनआरओ है। एनआरओ वो था सर। आपने आप एनआरओ की शायद क्या तशरीह चाहते हैं? आप एनआरओ की क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये डर्टी लॉन्ड्रिंग, डू यू वांट अस टू टेक यू राइटली टू द क्लीनर्स? ये तो एक बिल्कुल तमाशा है आपका, समझ से बालातर है। अगर किसी को एक फैसला मिलता है तो आपके हवारी वकला, जिसमें बड़े सीनियर, मुझे तो एतजाज अहसन साहब पर बड़ा दुख हुआ, वो कहते हैं ये फैसला जनरल बाजवा ने दिखाया। मैं कहता हूं कि हुजूर, ये वो फैसले हैं जिनका अदालतों में चले जाना इस जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। वी नो दैट 100 साल की बनी जुरिस्डिक्शंस को तब्दील किया गया था। आपके लिए अगर ये चीजें हैं कि कोई शख्स गद्दारी कर रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे, और ये उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि आज किसी को एनआरओ, नहीं 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 नहीं, नो मिस्टर इमरान खान, वी हैव फेस्ड इट। पूरी जमात ने बहसीयत जमात फेस किया है। क्या गुनाह था राणा सनाउल्लाह का कि उसने पब्लिकली आपसे डिसेंट किया था, हीरोइन डाल दी उसके ऊपर? क्या गुनाह था साद रफीक का कि वो पब्लिकली आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, उसको जेल में डाल दो? क्या गुनाह था एहसन इकबाल साहब का कि उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक डेवलपमेंट वर्क कराया, जो बाद में कोर्ट के अंदर उनके ऊपर बरियत आई? तो कौन उनके 6-6 महीने 2-2 सालों के इनके हिसाब देगा? What was the fault of हमजा शहबाज शरीफ? वो तो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं थे। 2 साल से ज्यादा आपने उनको जेल में रखा, पूरी जमात को तकलीफ में रखा, पूरी रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया कि इसको तोड़ने के लिए, इस जमात को सरकमवेंट करने के लिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो जावेद इकबाल चेयरमैन नैब जो थे, उनका जावेद चौधरी के साथ जो इंटरव्यू था, वो क्या किसी को भूल गया? जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग और इन लोगों को पकड़ना है, जेलों में डालना है, इस पार्टी को तोड़ना है, इमरान को इख्तिदार में लाना है। और आज आप बाहर निकल के वही जो आपको मोहसिन आप जिनको गिरदानते थे, 25 से ज्यादा ओकेजन्स पर आप उनको कहते थे कि ये इस तरह के, आज आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। और किस लिए गद्दार हैं? कि वो मुस्लिम लीग को एनआरओ दे रहे। फैक्ट्स के कितनी खिलाफ बात हो सकती है? मैं आर वी स्टिल ऑन लाइव? जी, बिल्कुल राइटली मलिक साहब ने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब वाला, शाहिद खान अब्बासी साहब वाला, पीपल्स पार्टी की पूरी जमात, वो फरियाल तालपुर साहिबा वाला, जरदारी साहब वाला, उसमें किस जगह पर आपने कोई कसर छोड़ी किसी को तोड़ने के लिए? तो मेरा ये सिर्फ आपके साथ आज एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूं कि अगर जनरल बाजवा ने कोई एनआरओ दिया है, वो एक ही एनआरओ है और वो एनआरओ इमरान खान को मिला है और उसके अंदर करोड़ों रुपए का हिसाब है। वो जायदाद है जिसको लेने के लिए कोई वसीला नहीं था। वो पैसा कैसे आया आज तक कोई हिसाब नहीं है। वो सादिक और अमीन कैसे बना, वो सदाकत एक एनआरओ को हिस्सा थी जो जनरल बाजवा की तरफ से इनको मिली, इससे ज्यादा कोई और एनआरओ किसी को मिला नहीं है। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया है असेंबलियां तोड़ने का, आप देखें ना कैसा जोफ है, इस पूरी बात में कितना जोफ है। एक शख्स इक्तदार की हवस में इतना लालची है कि ये उसकी जात मुल्क की पार्लियामेंट से पहले, मैंने आपको फौज के साथ उसका किरदार, अदलिया को दी जाने वाली गालियां, जब असेंबली बहाली केस का फैसला आया, इस आदमी ने उन जजेस की जो उस बेंच पर बैठे थे, ना उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ा। इसके कोई मॉरल्स जो थे वो हमने देखे। इसकी सोशल मीडिया ट्रोल टीम ने जिस किस्म का हैजान बर्पा किया, उस अदारे की तकरीम को हवा में उड़ाकर फेंक दिया। आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट जजेस। कई जजेस से मैंने खुद सुना है कि ये क्या मुल्क के अंदर सियासत किस तरफ चल गई कि जजेस अगर फैसला दें तो वो इनकी तोपों के निशाने पर हैं और वो जिसको चाहे जैसा चाहें, जितना बेदरेग उसका इस्तेमाल करना चाहें, बिकॉज इट इज अ लिमिटलेस चेकलेस पोजीशन कि आप जो मर्जी इसके ऊपर हर्जा सराई करते रहे, कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, मानते हैं। अब फिर रही सही कसर इस आदमी की अना के आगे
पार्लियामेंट भी बहुत एक ट्रिवियल चीज है, बड़ी छोटी चीज है। यानी अगर यह इक्तदार में नहीं होगा तो कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं होगा। अगर आपका कोई नजरियाती असूली मौकफ था कि आपने पार्लियामेंट से बाहर निकलना था, तो वाई यू केप्ट केपी, क्यों रखा आपने केपी? अगर आपका यह नजरियाती असूली मौकफ था, आप सिस्टम की किसी ज्यादती के खिलाफ थे, आप ये समझते थे कि वाकई यहां पर बैरूनी साजिशें होती हैं, वाकई यहां पर ऐसे साइफर्स आते हैं, वाकई आपका अमर बिल मारूफ का मंत्रा दुरुस्त था, आप वाकई समझते थे कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो ये सारी बातें अगर दुरुस्त थी, आपको हकीकी आजादी की तलाश थी, एक ऐसी हकीकी आजादी की तलाश कि जिस हकीकत के साए तले पनप के बचपन में चलना सीखा, बड़े हुए और उसके बाद जाकर खड़े हुए, और आज कहते हैं कि हकीकी आजादी चाहिए वहां से। व्हाट अ स्ट्रेंज, कैसा एक अजीबो गरीब तजाद है। आपने पार्लियामेंट से निकले, सूबाई असेंबलियों को कायम रखा आपने क्योंकि वहां पर हुकूमत केपी में आपकी मौजूद थी, तो वो हेलीकॉप्टर्स और ये कल जो आपने हेलीकॉप्टर का कानून पास किया वो भी उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। पंजाब असेंबली इसलिए कि जब तक मेरे पास वहां पे हुकूमत मौजूद है, तो ये टोटल एक फसाद और एक फ्रॉड की आपकी कैफियत है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जी। बेटा, कसूर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइफर की कहानी अब कहाँ है। पीटीआई के अपने लोग इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। इमरान खान ने हमेशा झूठ की बुनियाद पर सियासत की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर सियासत में हैं और अगर वो हुकूमत में हैं तब असम्बली की अहमियत है, और अगर वो हुकूमत में नहीं है तो वो असम्बली का रुख नहीं करते। उन्होंने क्यों पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ बहाल रखी? जी तकरीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारे जो कन्वेंशंस हैं, हम बाहर निकल रहे हैं पब्लिक के पास, हम तो सिर्फ हकाइक बयान करने निकल रहे हैं। ये हमारा सियासी हक है। आपके सामने डेली मेल की अपॉलॉजी है। हम समझते हैं कि ये हक की फतह है। वो डेविड रोज वाले केस में इसकी बिल्कुल बेबुनियाद शहजाद अकबर के साथ मिलकर एक कंसीव्ड प्लॉट था, झूठ पर मबनी था। उस प्लॉट में उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों पर यानी शहबाज साहब पर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने पाकिस्तान के वो रिलेशंस यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसमें डिफेड पाकिस्तान की एजुकेशन के लिए बेतहाशा उसकी खिदमात हैं सर माइकल बार्बर की सरबराही में, उनके ऊपर ये एलिगेशन थी कि अगर डिफेड के कोई फंड्स आए तो वो पर्सनल गेन के लिए चले गए। डिफेड ने देन एंड देयर रिबटल दिया, उसका कोई जवाब नहीं था। डेली मेल ने वो डेविड रोज साहब की जो स्टोरी थी उसको छाप दिया, कुछ अरसा उस पर स्टैंड किया। जब हकाइक पर आया और कोर्ट ऑफ लॉ में इंग्लैंड के अंदर उसको हम डेफामेशन में लेकर गए, वहां पे आपको पता है कि टॉर्ट्स के लॉज बड़े सख्त हैं, और उस सूरत में जब उनको लगा कि उनको सजाएं होंगी, उनकी स्टोरी झूठी है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इसी तरह से नेशनल क्राइम एजेंसी में जो पूरी इंक्वायरी यहां पर नैब ने की, जो पूरी इंक्वायरी यहां पर FIA ने की, सिमिलर सेट ऑफ एलिगेशंस को नेशनल क्राइम एजेंसी में भेजा। हम ये अब पब्लिक के पास पूरी स्टोरी लेकर जा रहे हैं कि वो भी टोटल बेबुनियाद थी। NCA ने क्लीन चिट दी, दुनिया की सबसे रिफाइंड इन्वेस्टिगेटिव, सबसे क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस एजेंसी ने क्लीन चिट दी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का बेहुदा, बिल्कुल बेबुनियाद, बेसलेस इल्जाम है जो कि शरीफ फैमिली के ऊपर है। इसी तरह राणा सनाउल्लाह के ऊपर अदालत से बरीयत आई कि यह मुकदमा झूठा है, कोई एक शहादत तक नहीं है। इसी तरह एहसन इकबाल साहब के ऊपर कि यह मुकदमा झूठा है। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के इंडोर्समेंट आई कि यह कैसा नैब का केस है जिसमें कोई बनता नहीं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब के बेल ऑर्डर को आप पढ़ के देखें। तो हम ये पब्लिक के पास मैसेज लेकर जा रहे हैं कि ये सारे मुकदमे झूठे और बेबुनियाद थे, ये हक की फतह है। इसमें वो हमने, क्योंकि सिस्टम के अंदर हम पर मुकदमात थे, ट्रायल्स फेस किए, अदालतों में गए, शहादतें दी, इनके मुकदमात को बेबुनियाद बताया, इनके मीडिया ट्रायल को फेस किया। आपको याद होगा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजबूर होकर कह दिया था कि ये जो आप कर रहे हैं ये तो गैर इस्लामी भी है कि आप एक इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद मीडिया ट्रायल आप शुरू कर देते। सो मीनिंग बाय सर कि ये आप जो कह रहे हैं इसमें हमारा पब्लिक के पास जाने का तो ये मोटिव है।
इनका मोटिव एक फॉल्स फसाड क्रिएट करना था। जहां तक बात रही कि बातचीत की, तो सदर मुमलिकत के साथ इसहाक डार भी मिले हैं अपना। कल मैंने देखा है कि आजम नज़ीर तारिड़ हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और गालिबन अयाज सादिक साहब, ये लोग भी मिले हैं। मेरे पास इस चीज़ की डिटेल्स नहीं है कि वहाँ पर क्या कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली सदर मुमलिकत की हैसियत बड़ी सानवी है। जो कहेगा इमरान खान, उसके पीछे फिर सारों को पता ही है आपको कि क्या उसकी कंडीशन है, उसकी पार्टी में कौन सी डेमोक्रेसी है। आपका इमरान खान तोड़ने की बात कर रहा है और आपके ये वर्कर कन्वेंशन क्या इंतखाबात की तैयारी के हवाले से तो नहीं है? देखिए, एक बात आप अपने पास क्लियर कर लें, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई, आप सब जानते हैं, हम एक दूसरे को मकामी तौर पे जानते हैं। मैं अपनी या मलिक साहब की या शेख वसीम साहब की या अहमद सईद साहब की या डिस्ट्रिक्ट कसूर में PMLN की बात के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम आज भी कॉन्फिडेंट हैं। अगर इलेक्शन सुबह होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी सारी सीटों में अपनी कम बैक देखते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। आज इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम की जरूरत है। एक बड़े पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में जिसमें आज हम खड़े हैं, इसमें क्या गारंटी है, विच लॉजिक एनीबडी हैज कि एक नए फ्रेश मैंडेट की तरफ जाते हैं और ये 3 से 4 महीने में हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, उसको मार्च, अप्रैल, मई और सेकंड जो उनकी मीटिंग है IMF की जायजा कमेटी की मीटिंग जो है वो भी सर पे खड़ी है, रीपेमेंट सर पे खड़ी हैं। अगर हम केयर टेकर्स को ला के बिठा देते हैं तो कैसे मुश्किल फैसले हैं जो वो ले सकेंगे। मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने महंगा बिजली को किया, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। मैंने महंगा पेट्रोल को किया, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। बट आई हैड टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस कंट्री। जो गलतियां इस शख्स ने की थी, जो IMF के साथ किए मुआहदों पर इसने शोन इज बैक की थी, जो जिसकी बुनियाद पर इसने उन मुआहदों को फ्लाउट किया था, जिसकी बुनियाद पर इसने 150 अरब की सब्सिडीज, महंगा तेल बाहर से खरीद कर यहां पर लाके पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिंक करने की बदतरीन साजिश की थी। आप सब लोगों ने खुद सुना है, मोहसिन लगारी और शौकत तरीन की वो ऑडियो आपके सामने है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए IMF, कुछ भी होता रहे, लेकिन आप इस मईशत को इस्तेहकाम देने की बात कर रहे हैं। सो यहां ये झगड़ा नहीं है, यहां प्रॉब्लम यह है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ताबे नहीं होने चाहिए। वो अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये साबित करना चाहे कि मैं इंतखाबात को फोर्स कर रहा हूं, तो ये मुल्क के इंतखाबात और सियासत के लिए भी मुनासिब नहीं। हाँ, यस, एक बात जरूर है, आई विल वेट फॉर द डे ये करें, इंतखाब का ऐलान तोड़े KP असेंबली, कौन रोक रहे हैं? वहां तो परवेज इलाही नहीं है, तोड़े, आज देखते हैं हम, वी आर वेटिंग फॉर इट। मेरा नाम सलीम लोच है, आप न्यूज़ सुनना था। एक तो गुजारिश ये है कि एक तरफ तो आप लोगों के जितनी तेजी से मुकदमात खत्म हो रहे हैं, तो आपके प्रोसिक्यूटर और आपके जो नुमाइंदगान है वफाकी गवर्नमेंट के, वो पेश नहीं हो रहे। इसकी ये दलील नहीं है कि आप पर मुकदमात खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है। यार, सारा ही बलोच साहब झूठ था। आप मानते हैं? आप दिल पे हाथ रख के मुझे कहें, मुझे सच कहें। आप अगर मानते हैं मुझे कहें, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं। अगर वो झूठ बेबुनियाद मुकदमात थे और अगर इंसाफ हो रहा है और खत्म हो रहे हैं, तो मुझे एक एक मुकदमे के आप मुझसे बात कर लें। क्या नवाज शरीफ कोई सड़क पे खड़ा कोई ऐसा आदमी था जिसके पास जायदाद नहीं हो सकती थी? अरबोंपति आदमी था यार, अगर उसने एक फ्लैट ले लिया था तो क्या मत थी, अपने पैसे से था उसके। ये इसने ढंढोरा झूठा पीटा, पूरी बात ही उल्ट करके रख दी। तब वो बैठे थे वहां पे किबला मोहतरम, वो जो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। और एक ऐसा आदमी जिसका फ्रॉड साबित हो रहा है, वो उसको मिल भी रहा है ना और वो डिस्क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो झूठ सा खत्म हो रहा है, टाइमली होना चाहिए। थैंक यू। महंगाई की सूरत हाल है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरी पोजीशन पर खड़ा है श्रीलंका के बाद, लेकिन 26% आपकी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ गई है। अवाम का क्या आप सोच रहे हैं? ये दुरुस्त है जी। मैं आई हैव विद द पिंच ऑफ सॉल्ट मुझे ये एडमिट करना पड़ता है कि जो लैंड माइन्स PTI की गवर्नमेंट बिछा कर गई है, जो बेहतरी उस वक्त में और दौर में जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाने की, GDP की ग्रोथ की, डेट की मैनेजमेंट की, बिजली की जनरेशन की, कारखाने के चलने से एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट बेस्ड कारखानों के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी बेहतरी की। ये पूरा साइकिल अगर चलता है तो ये इन्फ्लेशन वगैरह कम होती हैं। 4 साल किया ही कुछ नहीं, उसका इम्पैक्ट है ये, उसका नतीजा है ये। उस 4 साल की मिस गवर्नेंस और मुइशत की तबाहहाली का ये आज नतीजा है कि अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद हम इस वक्त मुश्किल में हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने पहले भी बारहा बेशुमार दफा कसूर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया।